हेलो बच्चों, पार्टी कैसे हो आप सभी? आई होप यू आर गुड। वेलकम बैक टू निर्माण क्लासेस। मैं आपके एजुकेटर मेंटर और आप देख रहे हैं निर्माण क्लासेस बाय नचिता। टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर 5 है। चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा है, क्लास हमारी 6th है। चैप्टर का नाम है मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड इट्स मोशन। यानी कि कल हमने डिस्कस किया था कि भाई मेजरमेंट हमारी लेंथ कैसे करते हैं। जो हमारे एंशिएंट टाइम में हम जो घरेलू उपाय थे, यानी कि जो 4 उंगल है हमारा, जो इस हैंड लैम्ब है, इससे मेजरमेंट करते थे। देन हमारी आर्म्स से लेंथ को मेजरमेंट करते थे। फुट स्टेप से हम हमारी जो लैंड होती है उसको मेजरमेंट कर सकते थे। तो बहुत सारे जो तरीके थे कल हमने डिस्कस किए थे मेजरमेंट करने के। आज हमारे पास वो तो थे हमारे जो एंशिएंट टाइम में यूज करते थे वो वाले। देन वो तरीके का यूज हम अपने डेली रूटीन में या जो हमारी घरेलू लाइफ होती है उसमें भी करते रहते हैं। अब हमारे पास फिर हमने डिस्कस किया था कि एक स्टैंडर्ड यूनिट का प्रयोग किया गया है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड यूनिट है जिसकी वजह से हम कहीं पे भी हो हमें सही मेजरमेंट का पता चल जाता है। ओके, देन क्यों? क्योंकि किसी का हाथ बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है। अगर हम लेफ्ट हैंड से उसको मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट का हमें सही पता नहीं चल पाता। देन उसके बाद हमने क्या किया कि हमने एक स्केल देखा था, एक मीटर वाला स्केल है, किलोमीटर डिस्टेंस वाला है, और देन मेजरिंग टेप वाला है। उसके बाद जो शॉपकीपर है जो कि क्लोथिंग वगैरह देते हैं, उसका जो मेजरमेंट होता है वो अलग स्केल से करता है। उसके बाद हमारे पास पॉइंट आता है, देखो कि 1 मीटर में जो अच्छा ये 2 क्वेश्चन भी थे। ओके, देन ये भी करते हैं हम। उससे पहले कल हमने देखा था कि क्या देखा था, जो इंचेस वगैरह का जो स्केल होता है वो भी हम देखा था। 1 इंच के अंदर 2.54 सेंटीमीटर्स होती है। देन 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। उसके बाद 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ तक सभी को आ गया था समझ में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमने बेस से स्टार्टिंग किया था। अगर किसी को डाउट है तो आप मेरे से पूछ लिया करो भाई कमेंट सेक्शन में, या फिर नेक्स्ट वीडियो में आप जब भी देखते हो। ठीक है, तो अब इसने पूछा, ये 2 बच्चे हैं, आप में से कोई 2 बच्चे हैं। देखो पहले वाला पूछता है कि सपोज करो, सपोज we all measure the length of the table again, but this time using a meter scale, will the result still be different? इसने बोला कि सपोज कर लो हम दोबारा से टेबल, कल हमने एक टेबल का मेजरमेंट किया था किससे, हमारी जो हाथ होते हैं इसके से, लम हैंड से, इसको ऐसे, हम तो इसको बिलांद बोलते हैं, आप क्या बोलते हो पता नहीं, तो आप बता देना आप क्या बोलते हो इसको। तो इससे हमने जब टेबल का मेजरमेंट किया था, किसी का 13 आया था, किसी का 14 आया था, किसी का लेस देन 13, किसी का लेस देन 14। ओके, देन इसने बोला है कि सपोज कर लो कि टेबल को हम दोबारा से मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, दोबारा से हम मेजर करेंगे तो जो लेंथ आएगी दोबारा से, जब हम टेबल को एक एक्यूरेट स्टैंडर्ड डिवाइस से, यानी कि स्टैंडर्ड तरीके से उसको मेजरमेंट करेंगे स्केल की सहायता से या फिर मीटर स्केल से उसका मेजरमेंट करेंगे, तो क्या रिजल्ट डिफरेंट आएगा या सेम ही आएगा? तो ये जो लड़की है इसकी दोस्त, ये इसको आंसर देती है कि नो, नहीं, बट वी शुड फर्स्ट लर्न द करेक्ट वे ऑफ यूजिंग ए स्केल टू मेजरिंग लेंथ। आंसर तो वो ही आएगा, सेम ही आएगा, क्योंकि हम अगर उस जो मेजरमेंट वाला जो तरीका है, मीटर वाला, मीटर स्केल से जब हम मापेंगे तो उसको हमारे जो हैंड लम से जो हमने लम हैंड से जो मापा था उसका भी तरीका, उसके अंदर जो डिस्टेंस आएगी, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी, क्योंकि टेबल थोड़ी कम बत्ती हो जाएगा, टेबल थोड़ी घट जाएगा, टेबल की लेंथ सेम ही रहेगी। ठीक है, लेकिन इसने बोला है कि जो तरीका है मेजरमेंट करने का, जो तरीका है, जो करेक्ट वे है, वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आई यहाँ तक सभी को? देन पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, देखो करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ। अब जो लेंथ होती है उसको करेक्ट तरीके से हम कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं, वो पॉइंट आता है हमारे पास। चलो स्टार्ट करते हैं। फॉर मेजरिंग एनी लेंथ वी नीड एन एप्रोप्रिएट स्केल। किसी भी लेंथ को मेजर करने के लिए हमें एक स्केल की जरूरत होती है, सभी को पता होता है, यू नो दैट। For example, if you want to measure the length of your pencil, you may use 15 centimeter scale. अगर आपको आपके पेंसिल की मेजरमेंट करनी है तो आप क्या करोगे, 15 सेंटीमीटर वाला जो स्केल होता है, कल हमने जो देखा था वो वाला स्केल यूज करोगे। ठीक है, देन similarly, if the height of a room is to be measured, you may need a meter scale or a measuring tape. अगर आपको आपके रूम की हाइट मेजर करनी है तो आप क्या करोगे, एक मीटर स्केल वाला यूज करोगे। मीटर जो स्केल का
क्योंकि इसके अंदर रूम की लेंथ आपको मेजरमेंट करनी है, रूम की हाइट आपको मेजरमेंट करनी है, तो आप 15 सेंटीमीटर वाले से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। अगर आप मीटर वाला लेते हो तो इजिली आप जल्दी से उस काम को कर सकते हो। ठीक है, तो हमें कौन सा स्केल करना है? हमें लेना है मीटर स्केल लेना है। देन मीटर स्केल हमें डायरेक्टली या फिर आप मेजरिंग टेप भी ले सकते हो। एक मेजरिंग टेप आती है जिसको एक कॉर्नर पे रख के दूसरे कॉर्नर तक हम उसकी जो हाइट वगैरह है उसको मेजर कर सकते हैं। यू कैन नॉट डायरेक्टली मेजर द गिफ्ट ऑफ ए ट्री और द साइज ऑफ योर चेस्ट यूजिंग ए मीटर स्केल। इसने क्या बोला कि यू कैन नॉट डायरेक्टली मेजर, आप डायरेक्टली किसी चीज को मेजर नहीं कर सकते, जैसे कि गिफ्ट ऑफ द ट्री और साइज ऑफ योर चेस्ट। इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? एक मीटर स्केल का यूज करना पड़ेगा। फॉर सच मेजरमेंट फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप सच एज टेलर टेप इज मोर स्टेबल। इन सब चीजों के लिए जो आपकी ट्री की ग्रिथ है और या फिर आपकी चेस्ट की जो मेजरिंग लेनी है उसके लिए आप टेलर का जो टेप होता है उसका यूज करेंगे, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होता है। क्लियर बेटा यहाँ तक? देन नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? व्हाइल मेजरिंग लेंथ वी नीड टू टेक केयर ऑफ सम पॉइंट। जब हम मेजरिंग लेंथ करते हैं, यानी कि किसी भी चीज की जब हम लेंथ को मेजर करते हैं तो हमें कुछ चीजें, जो कुछ पॉइंट है उनका हमें ध्यान रखना होता है। कौन कौन से पॉइंट है? व्हाट इज द करेक्ट वे टू द प्लेस दिस स्केल, टू प्लेस दिस स्केल। ओके, इसने बोला है कि कौन कौन से करेक्ट तरीके होते हैं जिसमें हमें स्केल को कौन सा जो तरीका सही होता है जिसमें हम स्केल को सही से रख के मेजरमेंट कर सकते हैं। ओके, तो इसमें देखो पहले जो स्केल है, कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, मानो ये स्केल तो यहाँ पे है नहीं मेरे पास, उधर है साइड में, ये कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। इसके ऊपर इसी के साइज के बराबर ही हमें स्केल रखना होगा, ना कि अगर ये ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर अगर हम जो स्केल है उसको तिरछा रख देंगे, अगर उसको हम क्या हॉरिजेंटल रख देंगे या फिर वेंट्रिकल रख देंगे या फिर उसको किसी भी प्रकार से रख देंगे, तिरछा मिर्चा टेढ़ा मेढ़ा, तो वो क्या करेगा? करेक्ट तरीका नहीं होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। जैसे कि इसके अंदर समझा रखा है कि जब हमने स्केल को ऑब्जेक्ट के ऊपर सीधे तरीके से रखा है तो इसकी मेजरमेंट हमें सही मिलेगी। अगर हमने इसको थोड़ा सा भी तिरछा कर दिया तो इसकी इनकरेक्ट मेजरमेंट हो जाएगी। क्लियर यहाँ तक? चलो आगे क्या है? व्हाट इज द करेक्ट पोजीशंस ऑफ द आई व्हाइल रीडिंग द स्केल। सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास कि जो आपकी आईज होती हैं रीडिंग करने के लिए जो आपकी आई है वो करेक्ट रीडिंग कर सके, वो आपको मतलब एक सही पोजीशंस पे आपको सेट करनी है। देखो कैसे? फॉर एग्जांपल इफ यू ट्राइंग टू मेजर द लेंथ ऑफ ए पेंसिल बाय अलाइनिंग इट विद द स्केल, द पोजीशन ऑफ योर आई शुड बी डायरेक्टली अबव द टिप ऑफ द पेंसिल। आप अगर किसी चीज का मेजरमेंट कर रहे हो, आप इसका मेजरमेंट कर रहे हो और आपने स्केल रखा है, ये पेंसिल है, सपोज टू पेंसिल है, इसको सपोज कर लो ये पेंसिल है, तो आपको क्या करना है कि इसकी जो टिप है इसके ऊपर अपनी आई की एकदम डायरेक्शन गड़ा के रखनी है। आपको देखना है कि कहीं यहाँ से जो आपका स्केल है वो टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए, या फिर आपकी जो ये है पॉइंट है जो कि पेंसिल की लंबाई नापना है, हमें मेजर करनी है, तो क्या करना है, ये पॉइंट हमारा छूट ना जाए, कहीं से आगे पीछे हमारा जो मेजरिंग टेप है वो ना हो जाए, या फिर हमारा जो स्केल है वो ना हो जाए, आगे पीछे चला जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपनी आंखों को गड़ा के रखना है, यानी कि अपनी आंखों से प्रॉपर उसको चेक करते रहना है, देखते रहना है कहाँ पे आपका स्केल आया है। ठीक है, देखो ये पेंसिल है, तो ये पेंसिल का जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट आ रखा है पेंसिल का, ये बिल्कुल सेंटर में है ना, इसके यहाँ पे भी नहीं होना चाहिए आपकी आंखें, यहाँ पे भी नहीं होनी चाहिए, आपके बिल्कुल प्रॉपर सेंटर में होनी चाहिए। ठीक है, और ये स्केल की मेजरमेंट 0 पॉइंट से ये कर दिया यहाँ तक। ओके, समझ में आ गया? चलो आगे चले। हाउ टू मेजर द लेंथ इफ द एंड ऑफ द स्केल आर ब्रोकन। अब ये कॉमन चीज है, आप कॉमन चीज क्यों है? क्योंकि जो हमारा स्केल होता है वो जब हम काम करते हैं, हम स्केल से लाइन ड्रॉ करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो हमारी जनरली बचपन की आदत होती है, हैबिट होती है, मैं तो लेती थी भाई, आपका पता नहीं कभी पेंसिल मुंह में ले लिया ना, आपके जितने थे तब नॉर्मल चीजें थी, पढ़ते पढ़ते को पेंसिल, कुछ सवाल नहीं आ रहा है, कुछ दिमाग में आ नहीं रहा है, कुछ करने को नहीं आ रहा है, कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो दिमाग में ऐसे ऐसे मुंह में पेंसिल लेके सोचते रहते थे, तो वो पीछे से टूट जाती है थोड़ी बहुत। ठीक है, ऐसे ही जब स्केल
का काम हो रहा है तो क्या करते हैं, उसको मुंह में लेके ऐसे सोचने लग जाते हैं। अब तो ये बैड हैबिट में आते हैं, ठीक है। हम खुद पढ़ाते हैं कि बेटा ऐसे पेंसिल मुंह में लेना बैड हैबिट होती है, इट्स ए बैड थिंग, जर्म्स वगैरह होते हैं, बैक्टीरिया होती हैं, आपके पेट में केमिकल चला जाएगा, ये सारी चीजें ऑल दैट। लेकिन क्या है कि बचपन में ये चीजें बच्चे सब करते हैं, ये नॉर्मल चीजें हो जाती हैं, अनजाने जाने अनजाने में बच्चों से हो जाती है, ठीक है। तो इसने बोला है कि अगर मान लो आपका, और वैसे भी अगर आपका गिर गया, स्केल नीचे गिर गया है या फिर गलती से कहीं से कॉर्नर से कट गया, टूट गया है, तो इसने बोला है कि कैसे मेजरमेंट करोगे आप, ठीक है। तो देखो, हाउ टू मेजर द लेंथ इफ द एंड ऑफ द स्केल आर ब्रोकन। अगर आपके स्केल का जो एंड पॉइंट है वो टूटा हुआ है तो आप कैसे मेजरमेंट करोगे। इफ द एंड ऑफ द स्केल आर ब्रोकन or zero marking is not clear, it can still be used the measurement with such a scale. Use any other full mark of the scale, say 1.0 सेंटीमीटर। क्या बताना चाहती है कि अगर मान लो आपका स्केल है, उसका पीछे वाला एंड टूटा हुआ है, तो वो जो एंड टूटा हुआ है ना उसको छोड़ दो, उससे जो नेक्स्ट पॉइंट है 1 सेंटीमीटर है, वहां से आप स्टार्ट करो मेजरमेंट करने का। देन जहां तक आपकी मेजरमेंट आई है उसमें से आप उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो वो आपकी मेजरिंग पॉइंट सही आ जाएगी, ठीक है। यही बताया इसने भी, यू मस्ट सब्ट्रैक्ट द रीडिंग ऑफ दिस मार्क फ्रॉम द रीडिंग एट द अदर एंड। एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, 5.6 के अंदर रीडिंग है एक एंड की 1.1 सेंटीमीटर एंड द अदर एंड इज 10.4 सेंटीमीटर। तो हमें लेंथ करेक्ट एक्यूरेट कैसे मिल जाएगी, तो हम 10.4 में से 1 सेंटीमीटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि उसमें से घटा देंगे, तो हमारे पास 9.4 सेंटीमीटर उसकी एग्जैक्ट लेंथ आ जाएगी। देखो ये हमारा स्केल है, ठीक है। तो ये 0 सेंटीमीटर वाले इस कॉर्नर से थोड़ा वो टूटा हुआ है, तो हम इसकी 1 से स्टार्टिंग करी है हमने, देन 10 तक ले गए, 1 से 10 तक ले गए, ठीक है। तो एक पॉइंट हमने जो टूटा हुआ था उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, देन हमारे पास 9 पॉइंट आ जाता है। ओके, करेक्ट मेथड आ गया स्केल का। चलो, हाउ टू विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट मेजर लेंथ, दे कैन यूज स्केल विद रेज्ड मार्किंग दैट कैन बी फेल्ट बाय टचिंग देम। ये क्या कह रहा है, डू यू नो, क्या आप जानते हो कि जो विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट होते हैं, यानी कि जिन बच्चों को आंखों से दिखाई नहीं देता है, उन बच्चों के लिए एक स्केल होता है, जो नंबरिंग होती है वहां पे उनको ऐसे वो हाथ करके उनके लिए एक मार्किंग करी हुई होती है, यानी कि ऊपर जो अक्षर, जैसे कि वो पढ़ते भी हैं तो हाथ ऐसे घुमा घुमा के अक्षर के ऊपर फेर फेर के हाथ को वो ऐसे पहचान पाते हैं कि भाई ये लेटर ये वाला है, ठीक है। तो ऐसे ही स्केल के ऊपर उनके लिए मार्किंग की हुई होती है, जो नंबरिंग है उनको थोड़ा खुरदरा बनाया जाता है ऊपर की साइड, ठीक है, ताकि वो बच्चे उसकी सही तरीके से मार्किंग कर सके, उनके ऊपर हाथ फेर के ऐसे ऐसे। तो यही बता रहा है कि क्या आप जानते हो कि जो विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट होते हैं वो लेंथ को कैसे मेजर करते हैं। दे यूज स्केल विद रेज्ड मार्किंग दैट कैन बी फेल्ट बाय टचिंग देम। वो इस मार्किंग का यूज करते हैं जो कि ऊपर की साइड उभरी हुई होती है, जिसपे वो अपना हाथ से टच करके वो बता देते हैं। ओके, देन एक्टिविटी है, लेट अस मेजर्स 5.1 एक्टिविटी है, सेलेक्ट सम ऑब्जेक्ट अराउंड यू। अपने आसपास के कुछ ऑब्जेक्ट आपको क्या करने हैं, सेलेक्ट करने हैं, सच एज कॉम, ए पेन, पेंसिल एंड एन इरेजर टू मेजर देयर लेंथ। उनकी लेंथ मापने के लिए आपको ये सारी चीजें कलेक्ट कर लेनी है। एक कॉम हो गया, पेन हो गया, पेंसिल, इरेजर, ठीक है, इनकी लेंथ। आप और भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो, आपके आसपास जो भी ऑब्जेक्ट है जिसको आपको लगता है कि मुझे मेजर करना चाहिए, वो ऑब्जेक्ट आप ले सकते हो। मेजर देयर लेंथ 1 by 1 यूजिंग ए मीटर स्केल एंड नोट डाउन द मेजरमेंट इन टेबल 5.2। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, एक स्केल लेना है, मीटर स्केल ले सकते हो, जो आपका मेजरिंग स्केल है वो स्केल लेके आप इन सारी की, कॉम की, पेन की, पेंसिल की, इरेजर की, सभी की लेंथ को आपको मेजर करना है। देन आपके पास ये जो टेबल दे रखी है इसके अंदर आप फिल करोगे। पहले में आप ऑब्जेक्ट लिखोगे, मानो आपने पेंसिल लिखी, देन उसके बाद आपकी लेंथ कितनी आई है यहाँ पे भरोगे, 10 से 12 कर सकते हो। देन इरेजर की भर सकते हो यहाँ पे आप, देन उसके बाद पेन की बता सकते हो कितनी आई। तो आपको ये मेजर करके, ये होमवर्क है आपका, आप घर से करोगे, टेबल को कंप्लीट फिल करोगे। देन क्वेश्चन आता है, व्हाई आर सम लेंथ मेजरिंग डिवाइस मेड अप ऑफ फ्लेक्सिबल मटेरियल। व्हाई मतलब क्यों,
जो कुछ लेंथ मेजरिंग डिवाइस जो होती हैं वो फ्लेक्सिबल मटेरियल से क्यों बनी होती है, ठीक है। व्हाइल राइटिंग द लेंथ डू नॉट फॉरगेट टू राइट द यूनिट ऑल्सो। क्या बताया इसने कि पहले जब हम क्या करते हैं, जब हम व्हाइल राइटिंग द लेंथ, जब हम लेंथ लिखते हैं तो उसके साथ में हमें यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, उसको लिखना नहीं भूलते। क्योंकि अगर उसको लिखना भूल जाएंगे, मानो आपने लिख दिया 15, यहाँ पे आपने 15 लिख दिया, अगर आप इसकी यूनिट नहीं लिखोगे, यूनिट यानी कि किलोमीटर है या फिर मीटर है या फिर सेंटीमीटर है, तो हमें कैसे पता चलेगा? 15 तो हर में आता है, 15 किलोमीटर भी हो सकता है, 15 मीटर भी हो सकता है, 15 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 15 मिलीमीटर भी हो सकता है। क्लियर? तो आपको आपकी जो मेजरिंग लेंथ है, यूनिट है, वो आपको लिखनी नहीं भूलनी है, ठीक है। Thus, your result will consist of two part. One part is the number and the other part is the unit of measurement. कल हमने बताया था कि स्टैंडर्ड यूनिट में हम पहला नंबर लिखते हैं, फिर हम यूनिट लिखते हैं, ओके। Some of your friend in the class would have measured the length of the same object. आपके क्लास में से कुछ स्टूडेंट हैं, आपके जो फ्रेंड हैं, उन्होंने ये जो लेंथ है ये मेजर कर ली होगी ऑब्जेक्ट की। कंपेयर द लेंथ मेजर बाय यू विद दैट ऑफ योर फ्रेंड। अब आपने जो करी है वो आप अपने दोस्तों के साथ कंपेयर कर लेना, ठीक है। आर द मेजर्ड लेंथ द सेम और स्लाइटली डिफरेंट? क्या आपकी और आपके दोस्तों की जो लेंथ आई है वो सेम है या डिफरेंट है? इफ नॉट द सेम डिस्कस द पॉसिबल रीजन फॉर द डिफरेंसेस। अगर सेम नहीं है तो आपको क्या करना है? डिस्कस करना है और अपने दोस्तों के साथ वही पॉसिबल्स रीजंस क्या हो सकते हैं। किसी ने स्केल हिला दिया, किसी ने पेंसिल हिला दी, किसी ने गलत तरीके से मेजरमेंट कर लिया, तो ये सारे रीजन है ना, इनको आपको नोट डाउन करना है, ओके। क्लियर? देन देखो, यूनिट ऑफ लेंथ सच एज किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। जो यूनिट है लेंथ की कौन कौन सी है? किलोमीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर है और मिलीमीटर है। बिगिन विद लोअर केस लेटर एक्सेप्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। अब ये क्या है? लोअर लेटर से शुरू होती है, ठीक है। देयर सिंबल्स किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर एंड mm, यानी कि km, मीटर की m, सेंटीमीटर की cm, देन ये वो वाला cm नहीं है, ये सेंटीमीटर वाला cm है, देन मिलीमीटर की mm, ओके। क्लियर? देन अब हमारे पास आता है आर आल्सो रिटन इन लोअर केसेस लेटर। अब इनको भी हम लोअर केस लेटर में ही लिखते हैं, एंड आर नेवर फॉलोड बाय एस फॉर द प्लूरल, यानी कि इनके पीछे हम प्लूरल्स नहीं लगा सकते, यानी कि एस नहीं लगाते। नोट दैट ए फुल स्टॉप इज नॉट रिटन आफ्टर द सिंबल। अब हम इन सिंबल्स के पीछे फुल स्टॉप भी नहीं लगाते एक्सेप्ट एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस। अगर ये सेंटेंस के एंड में है तो हम फुल स्टॉप लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। While writing the length, always leave a space between the numbers and the unit. जब हम length लिखते हैं तो उसके पास हमें क्या करते हैं? एक जगह छोड़ते हैं यूनिट के लिए और नंबर के लिए। क्लियर? समझ में आया बेटा यहाँ तक सभी को? Then 5.4 measuring the length of a curve line. अब हमारे पास दे रखी है कि कोई कर्व लाइन है, ठीक है। कर्व लाइन है, ऐसी ऐसी कर्व लाइन होती है ना, इनको हम कैसे मेजर्स कर सकते हैं? चलो, अनीस एंड हिज पेरेंट फिक्स्ड इलेक्ट्रिक स्ट्रिंग लाइट ऑन द आर्चेज ऑफ द वरांडा ऑफ देयर हाउसेज एज शोन इन द फिगर। अब अनीस है, उसके पेरेंट्स हैं, वो क्या करते हैं? ये जो इलेक्ट्रिक लाइट है, जिसको हम चसबुज बोलते हैं ना, दिवाली पे हम लोग लगाते हो घर को डेकोरेट करने के लिए, जो इलेक्ट्रिक लाइट होती है, ठीक है। इसको क्या करता है? अपना ये इसका जो वरांडा है, यहाँ पे ये ऐसे इसको लगा देता है, ओके। फॉर ए सेलिब्रेशन एट होम, उनके घर पे कोई सेलिब्रेशन है उसके लिए वो अपने घर को डेकोरेट करते हैं, ऑलमोस्ट सभी करते हैं। हाउ वुड दे हैव मेजर द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लाइट? अब उसने वो अब इसकी मेजरमेंट कैसे करेगा? इस लाइटिंग की कितनी लंबी होगी? इन द केस ऑफ ए कर्व लाइन, मेजरमेंट कैन बी मेड विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप और बाय यूजिंग ए थ्रेड एज शोन इन द फिगर। अब ये जो बेटा जो फ्लेक्सिबल टेप आती है उससे, या फिर आपके पास कोई धागा होगा, थ्रेड जिसको हम बोलते हैं, उससे आप इसकी लेंथ मेजरमेंट कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, चलो अब ये इसके अंदर दिखा रखा है, थ्रेड कैन बी, ओके, the thread can then be straightened and its length can be measured using a meter scale. अब हम कोई भी, मानो ये जिगजैग इसने दिखाया ना,
ये ऐसे वाला, ओके। ये अब धागा ले लिया, धागे को इसकी लंबाई के साथ-साथ ऐसे, 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 ऐसे पूरा मेजर कर लेंगे और फिर धागे को मीटर स्केल से उसकी लंबाई को मेजरमेंट कर सकते हैं कि ये कितना आया होगा, ओके। देन 5.5 में हमारे पास है डिस्क्राइबिंग पोजीशंस। इसके अंदर क्या है देखो, वन डे द टीचर इन्फॉर्म हर स्टूडेंट दैट शी हैज प्लान एन एजुकेशनल विजिट टू ए नियर बाई गार्डन। एक दिन आपके स्कूल टीचर आपको बोलती है कि बच्चों को बोलती है चलो हम एजुकेशनल विजिट के अंदर एजुकेशनल विजिट पे चलते हैं हमारे आसपास के गार्डन के अंदर, ठीक है। सी आस्क द स्टूडेंट टू रीच देयर डायरेक्टली इन द मॉर्निंग। वो बच्चों को बोलती है कि इस मॉर्निंग के अंदर आप डायरेक्टली वहीं पे पहुंच जाना। Deepa and her friend start discussing whether the gardens would be closer than their school or further. दीपा बोलती है अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन करती है कि भाई मेरे घर से तो गार्डन बहुत दूर है। अब तस्नीम एंड पद्मा से दैट द गार्डन वुड बी क्लोजर। अब तस्नीम और पद्मा है उनके घर के पास में है गार्डन, while दीपा एंड अनीस feel that the schools would be closer. दीपा और अनीस क्या है, स्कूल के क्लोजर में है लेकिन गार्डन उनके घर से दूर है, ठीक है। हरदीप थिंक दैट बोथ वुड बी ऑलमोस्ट एट इक्वल डिस्टेंस। अब हरदीप है उसके गार्डन भी इक्वल डिस्टेंस पे है और स्कूल भी इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है। अब ये जो डायग्राम है इसके अंदर आप देखो किसके पास क्या है। ये पहले वाले में है बस स्टैंड, देन स्कूल। ये दीपा का हाउस है तो दीपा के हाउस के पास में क्या है, स्कूल है। देन अनीस है, अनीस के हाउस के पास क्या है, स्कूल है। ये हरदीप का हाउस है यानी कि मिडल्स के अंदर, मिडल में इसके इतनी डिस्टेंस स्कूल है, इतनी डिस्टेंस ये गार्डन है, ठीक है। अब पद्मा और तनिष है, इनके घर के पास में क्या है, गार्डन है। तनिष और पद्मा, तस्नीम और पद्मा जो है उनके घर से स्कूल दूर है, ठीक है। देख लिया डायग्राम आपने सभी ने। देन अब इसके अंदर हमें बताना क्या है वो चलो डिस्कस करते हैं। अब देखो हु डू यू थिंक इज करेक्ट। अब इनमें से किसने क्या सही सोचा होगा, ऑल ऑफ देम आर करेक्टली, सभी के सभी सही हैं। देन व्हाई आर देयर ऑब्जर्वेशन डिफरेंट, तो आपके ऑब्जर्वेशंस अलग कैसे हैं। दे आर लोकेटिंग द डिस्टेंस ऑफ द स्कूल एंड गार्डन फ्रॉम देयर हाउसेस। If instead each of them had thought of distance from a same object or point, say the bus stand, then their observations would have been the same. क्या बता दिया कि सारे के सारे जो बच्चे हैं किसी से स्कूल पास में है, किसी से गार्डन पास में है, तो सारे के सारे के जो डिस्टेंस है स्कूल की, गार्डन की और बस स्टैंड की वो लगभग लगभग सभी की एक पॉइंट के ऊपर है, एक ऑब्जेक्ट है और वो सभी के लगभग लगभग सेम ही है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन सभी की सेम है तो आपकी अलग कैसे हो सकती है। When distance is stated with respect to a fixed object or point, then this point is called it reference point. अब reference point क्या होता है बेटा, रेफरेंस पॉइंट वो होता है जब हम एक डिस्टेंस को एक फिक्स्ड ऑब्जेक्ट को यानी कि जब व्हेन ए डिस्टेंस इज स्टेटेड विद रिस्पेक्ट टू ए फिक्स्ड ऑब्जेक्ट, जब डिस्टेंस को हम एक फिक्स्ड ऑब्जेक्ट से या फिर एक पॉइंट से मेजरमेंट करते हैं दूसरे पॉइंट तक, तो वो उसकी क्या कहलाती है, रेफरेंस पॉइंट कहलाती है, ठीक है। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बाद हरदीप टेल हिज फ्रेंड एक्साइटेडली दैट अस ऑल गो टू द प्लेग्राउंड। कुछ दिन बाद जो हरदीप है वो खुशी से अपने दोस्तों को बोलता है कि सारे के सारे कहाँ चलेंगे, प्लेग्राउंड में चलेंगे। द स्पोर्ट्स टीचर्स wants us to help her to draw line with chuna powder, limestone powder और marking the kabaddi court for the sports day। अब वहां पे क्या है, जो स्पोर्ट्स टीचर है वो क्या चाहता है, वो हेल्प करता है, एक लाइन ड्रॉ करता है जो कि चूना पाउडर जो कि व्हाइट कलर का होता है, सभी ने देखा है, जिसको हम लाइमस्टोन बोलते हैं, लाइमस्टोन का पाउडर होता है, उससे एक लाइन ड्रॉ करता है, वो कबड्डी का कोर्ट बना देता है स्पोर्ट्स डे वाले दिन। देन पद्मा क्या बोलती है, वी विल नीड ए लॉन्गर मेजरिंग टेप। पद्मा बोलती है कि नहीं हमें एक लॉन्गर मेजरिंग टेप की जरूरत पड़ेगी, लेट अस टेक इट फ्रॉम द स्पोर्ट्स रूम के लिए, ठीक है, उसको हम स्पोर्ट्स रूम से लेके आते हैं, ये मेजरिंग टेप है, ठीक है। दीपा बोलती है लेट अस फर्स्ट डिसाइड द पॉइंट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम विच वी विल मेजर द डिस्टेंस टू स्टार्ट ड्राइंग द लाइन, लेट अस कॉल दिस आवर रेफरेंस पॉइंट। अब दीपा बोलती है कि नहीं, सबसे पहले हम ये तो देख लें कि ग्राउंड के अंदर हमें डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक मेजरमेंट करनी है, कौन से पॉइंट से कौन से पॉइंट तक करनी है, एक लाइन तो ड्रॉ कर ले। तो चलो सबसे पहले जो रेफरेंस पॉइंट है उसने वो नोटिस किया, तो कैसे क्या करते हैं चलो देखते हैं। इसके अंदर ये सारे बच्चे हैं,
ये इन्होंने एक रेफरेंस पॉइंट दे दिया। देन ये लाइन ड्रॉ हो रही है, यहाँ पे ये लाइन स्टोन से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, है ना। ये अलग अलग अपनी अपनी कलाकारी कर रहे हैं, कबड्डी कोर्ट बना रहे हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिन के बाद पद्मा वाज ट्रेवलिंग बाय बस टू विजिट हर ग्रैंड पेरेंट इन दिल्ली। कुछ दिनों के बाद पद्मा क्या करती है, ट्रेवल करती है बस के अंदर, अपनी ग्रैंड पेरेंट्स के साथ दिल्ली जाती है। शी was eager to reach Delhi and was reading the kilometer stone on the side of the रोड। अब आप जब डिस्टेंस ट्रेवल करते हो तो आपको, जब आप जाते हो एक जगह से दूसरी जगह पे, आपके रोड के साइड में लिखा होता है, किसी भी जगह का नाम लिखा होता है, उस पे लिखा होता है कि इतनी डिस्टेंस बची हुई है, 70 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, इतना आपको पता चल जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दिल्ली 70 किलोमीटर। देन वन ऑफ द किलोमीटर स्टोन, ऑन वन ऑफ द किलोमीटर स्टोन इट वाज रिटन दिल्ली 70 किलोमीटर। इनमें से एक स्टोन पे लिखा हुआ था कि दिल्ली जो है 70 किलोमीटर है, जैसा कि फिगर 5.12 में दिखा रखा है। फर्दर ऑन द नेक्स्ट किलोमीटर स्टोन रीड दिल्ली 60 किलोमीटर, ईच किलोमीटर स्टोन इंडिकेट दैट शी वाज गेटिंग क्लोजर टू हर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस। प्रत्येक किलोमीटर उसको ये बता रहा था कि वो अपनी ग्रैंड पेरेंट्स के घर के नजदीक पहुंचती जा रही है। नेक्स्ट के जो स्टोन था, किलोमीटर स्टोन था, वो 60 था, देन उसके बाद 50 आएगा, 40, 30, 20 और 10 के बाद वो लगभग पहुंच जाएगी, ठीक है। These किलोमीटर स्टोन इंडिकेट हर डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली। ये जो किलोमीटर्स थे, ये किलोमीटर स्टोन्स जो हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि दिल्ली की जो डिस्टेंस है वो कितनी है। सो दिल्ली इज रेफरेंस पॉइंट इन द सिचुएशन। दिल्ली इस पॉइंट पे क्या है, रेफरेंस पॉइंट है कि हमें कौन से पॉइंट पे पहुंचना है और कितना किलोमीटर बचा हुआ है। तो रेफरेंस पॉइंट हमारा कौन सा हो गया, दिल्ली हो गया, ओके। What do such kilometers turn indicate? How could Padma conclude that she was getting closer her destination? तो इसका आंसर हमें मिल गया है कि जो किलोमीटर स्टोन थे वो हमें बता रहे थे कि हम कितनी क्लोजर उसके पहुंच गए हैं डेस्टिनेशन के, क्योंकि कभी वो 70 के बाद 60 ऐसे क्लोजेस्ट पॉइंट में बता रहे थे। और ये जो स्टोन से शो करते हैं कि हम कितनी डिस्टेंस पे, दूरी पे हैं, कितने पास में हैं, ओके। देखो नीचे डायग्राम दिखा रखा है, यहाँ से वो चली होगी, ठीक है। तो उसके बाद उसने देखा कि 70 किलोमीटर उसके ग्रैंड पेरेंट्स का घर है, देन 50, 40, 30, 20, 10 और लास्ट में वो पहुंच जाती है, ठीक है। तो पोजीशंस ऑफ किलोमीटर स्टोन विद रेस्पेक्ट टू दिल्ली एज द रेफरेंस पॉइंट, जो पोजीशंस है स्टोन्स की, वो क्या करती है, दिल्ली को एक एज ए रेफरेंस पॉइंट के रूप में बताती है। If the kilometer stones read Delhi 70 kilometers as shown in the figure, we can say that the positions of Padma is 70 kilometer from Delhi. तो ये जो 70 किलोमीटर वाला स्टोन्स जो बताता है, ये बताता है कि हमें जो पद्मा की डिस्टेंस है, पद्मा की जो पोजीशंस है, वो 70 किलोमीटर है दिल्ली से, दिल्ली तक। When the kilometer stone read Delhi 60 किलोमीटर, पद्मा is 60 किलोमीटर from दिल्ली, तो पद्मा क्या है, 60 किलोमीटर दूर है अभी से दिल्ली से, ठीक है। Then next 50 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। Does this mean that the positions of Padma with respect to the reference point is changing with time? तो yes, जो उसकी पोजीशन है पद्मा की, वो रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में टाइम के चेंजिंग, टाइम चेंज भी होगा, क्योंकि टाइम आगे बढ़ रहा है तो डिस्टेंस भी कवर कर रहे हैं हम, ठीक है। वो रिलेशन आपको पता होगा, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, ओके। तो स्पीड में चल रहे हैं, टाइम भी जा रहा है और डिस्टेंस भी मेजरिंग हो रही है, ठीक है। देन व्हेन डज द पोजीशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी चेंज हो रही है। डज इट द चेंज कैन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, तो ऑब्जेक्ट मूविंग, देखो अब आता है हमारे पास मूविंग थिंग्स। मूविंग थिंग्स क्या होते हैं, ये करेंगे हम कल। आज के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर।